हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एविडेंस की जो सीरीज चल रही है हमारी, इसको आगे लेके चलते हैं। हम बीएसए और एविडेंस दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। दोनों का बेसिकली जो कह सकते हैं अपन डिस्टिंग्विशमेंट कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो अपन इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं। उन दोनों के सेक्शंस बस अलग अलग हैं, लेकिन जो मैटर है, जो कंटेंट है, कंप्लीटली सेम है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जब सीरीज स्टार्ट की थी तब आपको बताया भी था कि 2023 में जो रिपील करके और जो एक्ट लाया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसमें सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और रिलीवेंसी को ही थोड़ा सा एड ऑन किया गया है, ठीक है ना, और सेक्शंस का फेरबदल किया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे अपन कैरेक्टर के बारे में कि अगर कोई भी पार्टीज अगर किसी प्रकार का कैरेक्टर होल्ड करते हैं तो उनका उस कैरेक्टर की रिलेवेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर किसी प्रकार का हो सकता है कि या तो बैड कैरेक्टर होगा या गुड कैरेक्टर होगा। तो बैड कैरेक्टर में उसकी रिलेवेंसी क्या रहेगी और गुड कैरेक्टर में उसकी रिलेवेंसी क्या रहेगी, इन दोनों एस्पेक्ट्स में इंडियन एविडेंस एक्ट के और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन कौन से प्रोविजंस क्या क्या डील करते हैं अपन उनको देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैरेक्टर जनरली इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की दोनों प्रोविजंस में, ठीक है, डिफाइंड किया गया है और दो तरीके से बताया गया कि जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन। कैरेक्टर को इन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन। अब जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन जनरली होता क्या है, देखिए, जनरल रेपुटेशन का मतलब होता है कि कोई भी पब्लिक एट लार्ज, क्या कोई भी एक पब्लिक एट लार्ज अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की ओपिनियन फ्रेम करती है, ओपिनियन बना लेती है, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलेंगे जनरल रेपुटेशन, ठीक है ना। कौन सी, पब्लिक एट लार्ज अगर किसी व्यक्ति के रिगार्डिंग किसी प्रकार की ओपिनियन बना लेती है तो उसी को अपन बोलेंगे जनरल रेपुटेशन, ठीक है। दूसरी चीज है जनरल डिस्पोजिशन। जनरल डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन किसी भी व्यक्ति के रिगार्डिंग कोई भी एक ओपिनियन फ्रेम करता है अपने खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलेंगे जनरल डिस्पोजिशन। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैं हूं, ठीक है। अब मैं एक व्यक्ति ऐसा हूं जो कॉलेज में या फिर स्कूल में मेरी जो पोजीशन है, जो मेरी स्ट्रेंथ है ना, बहुत अच्छी है, ठीक है ना। मैं हर जगह अच्छे मार्क्स लाता हूं, जो फैकल्टीज हैं या जो टीचर्स हैं उनके साथ मैं अच्छा बिहेवियर रखता हूं, ठीक है। और अपने मोहल्ले में या कॉलोनी में एक अच्छा बिहेवियर है मेरा, ठीक है ना। तो मतलब मेरी जो एक ओपिनियन फ्रेम कर रहा है कोई भी एक पब्लिक एट लार्ज में, चाहे वो फैकल्टीज हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी टीचर्स हो, या फिर जो पब्लिक सॉरी उसके एक मोहल्ले के या फिर कॉलोनी के जो जितने भी मेंबर्स हैं, वो अगर मेरी कोई भी रिगार्डिंग ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं कि भाई यहाँ इस व्यक्ति का, इस पर्टिकुलर पर्सन का क्या है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है या बहुत बुरा कैरेक्टर है, तो इसी को बोलेंगे अपन जनरल रेपुटेशन, ठीक है। और अगर मैंने किसी व्यक्ति से कोई भी उधारी ली, ठीक है, और बाद में उसको मैंने पैसे वापस रिटर्न नहीं किए, ठीक है, तो अब वो व्यक्ति उसने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरे अपना मतलब मेरे साथ में पर्सनल एक्सपीरियंस एनालिसिस किया है और वो उसने अपनी ओपिनियन बना ली कि हाँ ये तो बेकार आदमी है, पैसे वैसे लेके देता नहीं है, तो इसी चीज को अपन बोलेंगे जनरल डिस्पोजिशन, ठीक है। आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कैरेक्टर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मैंने बोला बैड कैरेक्टर या गुड कैरेक्टर, ठीक है। तो बैड कैरेक्टर की रिलेवेंसी क्या रहेगी और कौन से केसेस में जो उसका कैरेक्टर है वो इररिलेवेंट रहेगा, कौन से केसेस में कैरेक्टर जो है उसका रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 52 से 55 तक इसकी प्रोविजंस दिए गए और 46 से 50 के बीच में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसके प्रोविजंस दिए गए, ठीक है। एक एक को अपन डील करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दो प्रकार के कैरेक्टर्स की बात की गई है, कैरेक्टर ऑफ पार्टीज और कैरेक्टर ऑफ विटनेसेस। तो अपन आज सिर्फ बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ पार्टीज की। कैरेक्टर ऑफ विटनेसेस, जब किसी विटनेस जो भी गवाह होता है उसकी टेस्टिमनी किस प्रकार की होगी वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कैरेक्टर ऑफ पार्टीज का सिविल केसेस में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, और क्रिमिनल केसेस में क्या फर्क पड़ता है। दो चीजें होती हैं कि या तो किसी व्यक्ति का कैरेक्टर सिविल केस में क्या इंपैक्ट डालता है या क्रिमिनल केस में क्या इंपैक्ट डालता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिविल केसेस में देखेंगे तो दो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 46
एंड सेक्शन 50। 46 एंड 50 इंडियन एविडेंस एक्ट का नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का है। इसके साथ साथ में मैंने दोनों इंडियन एविडेंस एक्ट के भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं, सेक्शन 52 एंड 55। तो 46 एंड 50 क्या बोलता है उससे अपन डील करेंगे। और क्रिमिनल केसेस में 3 प्रोविजंस दिए गए, ठीक है ना, 47, 48 एंड 49, ठीक है। इनको अलग तरह से डील करेंगे अपन, ठीक है ना, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हुए चलेंगे। तो क्लास में डटे रहना, भाग मत जाना, ठीक है। सेक्शन 46 क्या बात करता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का, 46 और 50 सिविल केसेस में अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है इसके ऊपर बात करता है। 46 बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति का कोई भी कैरेक्टर है तो वो सिविल केसेस में कोई मैटर, कोई मायने नहीं रखता है, उसकी रिलेवेंसी पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस, अब अनलेस का मतलब एक्सेप्शन आ गया कि अगर उस व्यक्ति का कैरेक्टर अदरवाइज रिलेवेंट हो रहा है, मतलब कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर जो है इटसेल्फ फैक्ट इन इशू में है, कि कोई भी व्यक्ति का कैरेक्टर खुद से ही क्या है इशू में है, तो उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है ना उस कंडीशन में रिलेवेंट होगा, अदरवाइज क्या है इररिलेवेंट माना जाएगा। वापस से सुनिए कि कोई भी व्यक्ति का कैरेक्टर सिविल केसेस में कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, इररिलेवेंट होता है। क्या बोल रहा हूं, इररिलेवेंट होता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का कैरेक्टर खुद से ही इशू में है, उसका व्यक्ति का कैरेक्टर इशू में है कि भाई हाँ ये व्यक्ति जो है हर किसी को के साथ में धोखाधड़ी करता रहता है, तो सिविल केसेस में अगर ऐसा खुद का ही जो कैरेक्टर है वो इशू में आ रखा है, तो उस केस में उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर के ऊपर सिविल केस में वो रिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 55 क्या बात करता है, 55 एंड सेक्शन 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये बात करता है कि कोई भी व्यक्ति का कैरेक्टर रिलेवेंट होता है एक कंडीशन में, कि अगर उस व्यक्ति का कैरेक्टर से अमाउंट ऑफ डैमेजेस पे अफेक्ट पड़ रहा है। अमाउंट ऑफ डैमेजेस का मतलब कि सपोज करते हैं कि मेरी एक रेपुटेशन है, मान के चलते हैं कि मेरी एक अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है ना, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं स्कूल कॉलेज जयपुर में या फिर पर्टिकुलर राजस्थान में या पर्टिकुलर पूरे इंडिया में फेमस हूं किसी भी चीज से। सपोज करते हैं मैं किसी भी चीज कोचिंग के थ्रू में बहुत अच्छी पोजीशन रखे हुए हूं, अब मेरे ऊपर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने क्या है एक कैरेक्टर असैसिनेशन का एलिगेशन लगाया है, ठीक है। तो अब मैं अगर क्या कोई भी केस फाइल करता हूं, सिविल केस की बात आए तो सूट फाइल किया जाएगा, ठीक है ना। अब मैं मेरी डिफामेशन के रिगार्डिंग केस फाइल कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मेरी जो रेपुटेशन है वो इतनी हाई है कि मैं अगर 1 करोड़ मांगूंगा उस व्यक्ति से या 5 करोड़ मांगूंगा तो वो अमाउंट ऑफ डैमेजेस पे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मेरी पोजीशन इतनी हाई है कि उस पोजीशन से अगर मैं 5 करोड़ रुपए में मांग रहा हूं तो वो व्यक्ति मुझे 5 करोड़ रुपए एज ए कंपनसेशन दे रहा है, डैमेजेस दे रहा है। लेकिन अगर मेरी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, ठीक है ना, मुझे कोई गली मोहल्ले में जानता ही नहीं है, तो मेरी अगर जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस है, कंपनसेशन है, वो इफेक्ट हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इस तरह से समझना है कि अगर किसी भी व्यक्ति की कैरेक्टर से किसी भी केस में अमाउंट ऑफ डैमेजेस में इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति के उस केस में क्या है कैरेक्टर जो है रिलेवेंट माना जाएगा। क्या कैरेक्टर रिलेवेंट माना जाएगा। पहला केस था कि भाई मैं बहुत अच्छा एक रेपुटेशन होल्ड किया हूं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना। तो अब अगर मैंने केस या सूट फाइल किया हुआ है, ठीक है, मैं 5 करोड़ रुपए एज ए कंपनसेशन उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मांग रहा हूं, अपोनेंट से मांग रहा हूं, ठीक है ना। अब वो मुझे 5 करोड़ रुपए दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो 5 करोड़ रुपए से सीधे 50 लाख रुपए पे आ जाएगा तो अमाउंट ऑफ डैमेजेस में इफेक्ट पड़ गया किस चीज से, कैरेक्टर से, ठीक है ना। तो अगर मेरा बैड कैरेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरा गुड कैरेक्टर है तो वहां उस केस में उसकी रिलेवेंसी बदल जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर अमाउंट ऑफ डैमेजेस को इफेक्ट कर रहा है तो उस केस में, उन सिविल केसेस में क्या है उस व्यक्ति का कैरेक्टर जो है रिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 46 एंड 50 किसकी बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर सिविल केसेस में क्या मायने रखता है, क्या उसकी रिलेवेंसी होगी। 46 बात करता है कि सिविल केसेस में किसी प्रकार का कैरेक्टर कोई मायने नहीं रखता है अनलेस कि अगर उस व्यक्ति का कैरेक्टर खुद से ही इशू में है तो अपन बोल सकते हैं कि भैया उस व्यक्ति का कैरेक्टर जो है रिलेवेंट माना जाएगा। दूसरी केस में क्या है कि सेक्शन 50 क्या बात करता है कि कोई भी व्यक्ति का कैरेक्टर सिविल केसेस में मायने नहीं रख रहा है, लेकिन अगर वो कैरेक्टर एज ए जो अपन कंपनसेशन मांग रहे हैं, जो डैमेजेस मांग रहे हैं किसी भी सूट में, ठीक है ना, और उसको इफेक्ट कर रहा है किसी व्यक्ति का कैरेक्टर तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। ये सेक्शन 50 मतलब कि 55 एविडेंस का बात करता है, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन क्रिमिनल केसेस के थ्रू के क्रिमिनल केसेस में क्या चीजें दी गई हैं। सेक्शन 47, 49 और 48, ठीक है।
तीन केसेस हैं, इन दो प्रोविजंस को अपन एक साथ डील करेंगे और इस प्रोविजन को अलग से डील करेंगे। देखिए 47 क्या बात करता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का गुड कैरेक्टर है, प्रीवियस गुड कैरेक्टर है, तो वो रिलेवेंट होगा। वापस से सुने कि अगर किसी भी व्यक्ति का प्रीवियस गुड कैरेक्टर है तो वो रिलेवेंट होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। सपोज करते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मेरी पोजीशन स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है ना, या कॉलोनी में, मोहल्ले में बहुत अच्छी है, ठीक है ना, सभी मुझे एक अच्छे इंसान के नजरिए से देखते हैं और जानते हैं, ठीक है। मैंने किसी प्रकार का कोई भी ऑफेंस या किसी प्रकार का कोई भी छोटी मोटी अपराध भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा एक कैरेक्टर पूरे एक कम्युनिटी के लिए एक अच्छा कैरेक्टर बन गया है, ठीक है ना। अगर मेरे केस मतलब मेरे रिगार्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी सूट फाइल किया है तो मेरा जो गुड कैरेक्टर है, मेरा जो गुड कैरेक्टर है वो उस केस में रिलेवेंसी रखेगा, ठीक है ना, मेरा इस केस में रिलेवेंसी रखेगा। आपने देखा होगा जब अपन बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो जनरली बेल एप्लीकेशन में अपन मेंशन करते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है इसका अच्छा कैरेक्टर है, ये इसने कॉलेज स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसने किसी प्रकार का प्रीवियस कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है तो किसी भी केस में रिलेवेंसी रखेगा, मतलब कि उसको लिया जाएगा। ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका नेचर बहुत अच्छा है, जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो उसको लिया जाएगा, लेकिन बैड कैरेक्टर को नहीं लिया जाएगा। अपन को बैड कैरेक्टर से कल को तो कोई भी आके बोल देगा कि हाँ फलाना फलाना व्यक्ति है, चोर है, फ्रॉड करता रहता है, किसी को साथ में ब्रीच करता रहता है, मारता रहता है, तो कल को तो कोई भी आके बोल सकता है कि भी कोई भी व्यक्ति आके रिवेंज ले सकता है। इस वजह से अपन बैड कैरेक्टर को इररिलेवेंट मानते हैं और किसी भी व्यक्ति का गुड कैरेक्टर जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेलेवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 47 बात करता है कि किसी भी व्यक्ति का जो पुराना पिछला अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, अच्छा सील है, उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है किसी भी केस में, किसी भी क्रिमिनल केस में रिलेवेंसी रखता है, रिलेवेंट माना जाएगा। दूसरी चीज है कि अगर किसी व्यक्ति का बुरा कैरेक्टर है तो वो इररिलेवेंट होगा। मैंने जैसे अभी बताया कि अगर हाँ कल को कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो उसको अपन नहीं ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की ओपिनियन को अपन नहीं ले सकते कि हाँ फलाना व्यक्ति चोर है, फ्रॉड करता रहता है, ब्रीच करता रहता है, ऑफेंस करता रहता है ना, ऑफेंडर है एक तरह से। तो उस केस में उस व्यक्ति का जो बैड कैरेक्टर है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ओपिनियन को अपन एज ए कोर्ट में एविडेंस नहीं ले सकते, मतलब कि उसकी इररिलेवेंसी होगी, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन है, इसमें 3 एक्सेप्शन दिए गए कि मैं बोल रहा हूं कि बैड कैरेक्टर, किसी व्यक्ति का बैड कैरेक्टर है, अपन उसको रिलेवेंट नहीं मान रहे, मतलब कि इररिलेवेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अपन ये बोल रहे हैं उस केस में, क्या अपन बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति के उस कैरेक्टर के रिगार्डिंग हम एविडेंस पेश कर रहे हैं कोर्ट में, क्या उस व्यक्ति के कैरेक्टर के रिगार्डिंग अपन एविडेंस पेश कर रहे हैं कोर्ट में, तो उस केस में कोर्ट बोल सकता है कि हाँ हम बोल रहे हैं कि बैड कैरेक्टर जो है आपका इररिलेवेंट है, लेकिन आप इस व्यक्ति के गुड कैरेक्टर के रिगार्डिंग कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हो, चलो आपको अब हम बताते हैं कि भाई इसका कैसा कैरेक्टर है, तो उस केस में उसकी रिलेवेंसी बदल जाएगी। वापस से सुने, किसी भी व्यक्ति का बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता है, मतलब कि इररिलेवेंट होता है, लेकिन अगर वो पार्टी जो है कोर्ट में उस व्यक्ति के कैरेक्टर के रिगार्डिंग, गुड कैरेक्टर के रिगार्डिंग अगर एविडेंस देती है, नहीं नहीं साहब इसका कोई बैड कैरेक्टर नहीं है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है ना, ये देखो इसके एविडेंस हम पेश कर रहे हैं आपके सामने, तो कोर्ट उस केस में उसके बैड कैरेक्टर को क्या मान लेगा, रिलेवेंट मान लेगा, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन है कि उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है खुद से इशू में है, क्या उस व्यक्ति का कैरेक्टर खुद से ही इशू में है, क्या बोल सकते हैं कि भाई कैरेक्टर ही इशू में है, कैरेक्टर ही क्वेश्चन में है, तो उस केस में भी उस व्यक्ति का, मान के चलो मैं डिफेमेशन किया हुआ हूं, ठीक है ना, अगर मैंने डिफामेशन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर किया हुआ है तो मेरा कैरेक्टर क्या है, इशू में आ चुका है, तो उस केस में भी उसकी रिलेवेंसी बदल जाएगी। तीसरी चीज क्या है, प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन मतलब कि वो प्रीवियसली ऑफेंडर बन चुका है, मतलब कि उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया और उसको कन्विक्शन, दोष सिद्धि मिल चुकी है, तो उस केस में भी उस व्यक्ति का जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो भी क्या है, रिलेवेंट माना जाएगा। वापस से सुने सेक्शन 49 कि कोई भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का प्रीवियस बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट होता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के बैड कैरेक्टर के रिगार्डिंग नहीं, गुड कैरेक्टर के रिगार्डिंग अगर एविडेंस दिया जाता है तो उस व्यक्ति का बैड कैरेक्टर भी रिलेवेंट माना जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है खुद से ही इशू में है, उस व्यक्ति का कैरेक्टर खुद से ही इशू में है, तो उस केस में भी उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है
वो रिलेवेंट माना जाएगा। और तीसरी चीज है कि अगर उस व्यक्ति ने पहले कोई भी अपराध कारित किया है और उसको दोष सिद्धि हुई है तो उस केस में भी उसका प्रीवियस कन्विक्शन वाला जो ऑफेंस है, ठीक है ना, क्या माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 48, सेक्शन 48 मतलब कि 53A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। 53 और 48 क्या बात करता है, तो अपन 48 की बात करते हैं। सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, ये जितने भी सेक्शंस या प्रोविजंस हैं, ठीक है ना, इन प्रोविजंस में क्या है, किसी भी व्यक्ति के मतलब गर्ल के साथ में, किसी भी वुमेन के साथ में क्या किया गया, रेप कमिट किया है, ठीक है ना, सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट वगैरह, ये जो भी जितने भी ऑफेंसेज हैं, जितने प्रोविजंस दिए गए, उनमें क्या है, एक अपराध कारित किया गया है और उस लेडी का, उस गर्ल का, उस विक्टिम का क्या है, कंसेंट नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम कंसेंट प्रूव करने के लिए उसके कैरेक्टर के रिगार्डिंग या उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग किसी प्रकार का एविडेंस नहीं दे सकते हैं, वो क्या है, इररिलेवेंट माना जाएगा। कल को अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि तो फलानी जो लेडी है वो प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है ना, ये तो डेली बेसिस पर ये काम करती है या इसने बहुत सारे लोगों के साथ में पुराने संबंध बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस बेस पे हम उस व्यक्ति का, उस लेडी का क्या है, कंसेंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के जो मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में अपन नहीं बोल सकते हैं, या उसने किसी प्रकार का पहले कोई अवैध या संबंध बनाया हो, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में किसी प्रकार का एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। तो ये जो चीजें रहेंगी वो इररिलेवेंट माने जाएंगे, इनका कोई भी औचित्य नहीं रहेगा उस कोर्ट में, ठीक है ना। तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 52 से 55, 46 से 50, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं कैरेक्टर ऑफ द पार्टीज के बारे में बात करते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर कब रिलेवेंट होगा और सेक्शन कब इररिलेवेंट होगा। तो 52 बात करता है कि भाई सिविल केस के बारे में, और 55 भी सिविल केस के बारे में बात करता है। सीधी सीधी सी बात है कि भाई 52 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति का अगर कैरेक्टर है तो वो सिविल केस में इररिलेवेंट होगा जब तक कि उसका खुद से कैरेक्टर जो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं होता, मतलब कि इटसेल्फ फैक्ट इशू में नहीं हो, ठीक है ना। दूसरी चीज 55 क्या बात करता है कि अगर अमाउंट ऑफ डैमेजेस को इफेक्ट कर रहा है तो उस व्यक्ति का कैरेक्टर जो है क्या माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। 53 में कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर है तो वो रिलेवेंट होगा, प्रीवियस बैड कैरेक्टर तो इररिलेवेंट होगा। अगर प्रीवियस बैड कैरेक्टर के रिगार्डिंग कोई व्यक्ति क्या है एविडेंस पेश करता है तो उसका बैड कैरेक्टर भी कोर्ट में उस केस में रिलेवेंट माना जाएगा। दूसरी चीज है कि भाई अगर कोई फैक्ट इन इशू में है, उसका कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू में है या प्रीवियस कन्विक्शन है, उसने पहले से कोई अपराध किया हो तो उस केस में भी वो रिलेवेंट माना जाएगा। 53A मतलब 48 बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने रेप या ऐसे जैसे कोई अपराध किए गए जिन प्रोविजंस में और उस लेडी की या उस वुमेन की कंसेंट इशू में है, क्या कंसेंट इशू में है, तो उस केस में अपन कंसेंट को प्रूव करने के लिए उस व्यक्ति का, उस लेडी का कैरेक्टर के बारे में या उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में अपन किसी प्रकार का एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। और वो अगर देंगे भी तो वो इररिलेवेंट माने जाएंगे। आगे अपन पढ़ेंगे, जैसे अपने पिंक मूवी देखी होगी तो वो उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में या कैरेक्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अपन जब इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आगे पढ़ेंगे तो उसमें अपन डील करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं और एविडेंस भी नहीं दे सकते हैं, तो वो दोनों की चीजें, दोनों केसेस में क्या है, इररिलेवेंट कंसिडर किए जाते हैं। इसका एक लीडिंग केस है भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या बात करता है कि भैया जो कैरेक्टर का जो एविडेंस होता है, उसकी जो टेस्टिमनी होती है वो वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है। क्या वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है, तो उसको अपन को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लिया जाएगा और उसको बेनिफिट किसको दिया जाएगा, एक्यूज्ड को। उसका बेनिफिट किसको दिया जाएगा, एक्यूज्ड को दिया जाएगा। क्या ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि बिग काइंड ऑफ एविडेंस होता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, विशेष परिस्थितियों में लिया जाना चाहिए और उसका बेनिफिट जो है एक्यूज्ड को ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। जो भी आपकी कैरेक्टर विटनेस या अपन एविडेंस की बात करते हैं तो ये खत्म हो चुका है, ठीक है। मैं एक और अनाउंसमेंट आपको बता देता हूं कि हमारा जो आरजेएस का फाउंडेशन मैच है 21 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। जो व्यक्ति ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहते हैं 9424443736, ठीक है, लिख देता हूं 9424443736 पे कॉल कर सकते हैं या 7976439459 पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करके चैट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमसे पूरे आरजीएस के जो बैच रहेंगे उन पे जुड़ सकते हैं, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तक का सफर हमारे साथ रहेगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, ठीक है। मिनिमम फीस में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।